हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का पाथ फाइंडर्स बाय अन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एस जयशंकर जी साउथ अफ्रीका गए हैं। क्यों गए हैं? बिकॉज G20 का इस बार जो होस्ट है वो है साउथ अफ्रीका। G20 का जो समिट है उसमें तो कुछ समय है, लेकिन इस समय साउथ अफ्रीका के कैपिटल जोहान्सबर्ग में G20 के फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक हो रही है। और उस फॉरेन मिनिस्टर्स के बैठक में एज यूजुअल एस जयशंकर जी भारत को रिप्रेजेंट किए हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग शब्दों में भारत के नेशनल इंटरेस्ट को ही नहीं बल्कि तमाम ग्लोबल साउथ के जो इंटरेस्ट है उसको वहां पे रखने का प्रयास किए हैं। इस बार लेकिन काफी खास था बिकॉज एस जयशंकर मल्टीलैटरलिज्म के बारे में बात किया उन्होंने। टेररिज्म को लेके उन्होंने बातचीत किया, कैसे ग्लोबल गवर्नेंस को इंप्रूव किया जा सके। लेकिन इस बार G20 के फॉरेन मिनिस्टर्स में एक चीज काफी खास था, वो था एस जयशंकर जी का अटैक चाइना के अगेंस्ट। चाइना आपको पता है भारत का सबसे बड़ा फॉरेन पॉलिसी चैलेंज है। और इनफैक्ट भारत का ही नहीं, इस तमाम एशियन कंट्रीज में आज चाइना खासकर शी जिनपिंग के अंदर एग्रेशन झेल रहा है। उसी कॉन्टेक्स्ट में साफ शब्दों में एस जयशंकर जी ने G20 के फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग में ये क्लियर कर दिया कि इस तरीके से मनमानी किसी एक कंट्री की नहीं चलेगी। इनफैक्ट आज मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है एंड एवरी कंट्री, इनफैक्ट ऑल दोस कंट्री हु आर वेरी स्मॉल पुअर कंट्री, उनको भी आज ग्लोबल गवर्नेंस में एक इक्वालिटी के बेसिस पे उनके भी बातों को सुनना जरूरी है। और कोई भी कंट्री यूनिलैटरली अपना काम नहीं कर सका। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, चाइना यूनिलैटरलिज्म को बढ़ा रहा है। एस जयशंकर जी का कहना भी बहुत हद तक सही था। लेकिन सवाल आता है कि क्या एस जयशंकर जी और भारत सरकार ये सेम स्टैंडर्ड अमेरिका के साथ यूज नहीं कर रही है? बिकॉज अमेरिका भी देखिए डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में किस तरीके से यूनिलैटरलिज्म की बात कर रहा है। रेसिप्रोसिटी की बात डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। अब बताइए, अमेरिका की पर कैपिटा इनकम $65,000 है और इंडिया की पर कैपिटा इनकम $2,000 है। फिर किस बात का इक्वालिटी, फिर किस बात का रेसिप्रोसिटी? आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं इंडिया के इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना दैट कैन बी सेम एज प्रोटेक्टिंग अ इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस कंट्री अमेरिका? तो क्या भारत सरकार को अमेरिका के प्रति भी एक उसी सेम वॉइस में बोलना चाहिए? और तीसरा, क्या आज भारत केवल बोल रहा है, कर कुछ नहीं रहा है? क्योंकि अगर आपको याद होगा, लास्ट दिन यस्टरडे एक बड़ी खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि चाइना के साथ वो एक तरीके का टैरिफ डील करने को रेडी है। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप का अगर इस बार देखिएगा तो वो बोल तो बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन चाइना के प्रति काफी सॉफ्ट खेल रहे हैं। मतलब अभी तक उन्होंने चाइना के प्रति अपने कार्ड्स को ओपन नहीं किया है। तो क्या भारत अगर अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म के ऊपर फोकस नहीं करेगा और अगर हम जल्दी से उस 5 या 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का जो अपने सपना देखा है, अगर उसको हम पूरा नहीं कर पाएंगे, तो क्या रियली भारत की आवाज आने वाले समय में ग्लोबल स्टेज पे मैटर करेगा? इन तमाम चीजों को आज हम लोग बहुत ही इन डेप्थ डिस्कशन करने वाले हैं, सो दैट आपको एक होलिस्टिक व्यू मिल सके इस पूरे डेवलपमेंट का। बट पहले आज इस सेशन में हम लोग फोकस करेंगे G20 के ऊपर, जो इस समय साउथ अफ्रीका उसका होस्ट है। और जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में G20 का फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग चल रहा है। तो 20 फरवरी और 21 फरवरी 2 दिवसीय ये पर्टिकुलर मीटिंग है। आपको शायद याद होगा, भारत ने सक्सेसफुली G20 के समिट को लॉन्च किया था 2023 में। और 2023 का समय कितना कठिन है ये तो आपको पता ही है। रशिया यूक्रेन वॉर था, दुनिया पूरा पोलराइज हो चुका था, वेस्ट और रशिया चाइना इनके बीच में सहमति नहीं बन पा रहा था। तो भारत के सामने सबसे बड़ी जो दुविधा थी कि कैसे G20 का जो समिट है वो सक्सेसफुल हो सके, एक आउटकम जो कंसेंसस से आ सके, इसको अचीव कर सके। लेकिन भारत की डिप्लोमेसी और भारत का जो बैलेंसिंग पावर है वो काम आया एंड वी होस्टेड लार्जेस्ट एवर ग्रैंड स्केल G20 समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिल्ली। तो इस बार G20 जो है वो साउथ अफ्रीका भी उसी तरीके से होस्ट करने का प्रयास कर रहा है। अब बात करेंगे कि आखिरकार पहले एस जयशंकर जी ने इस फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग में कैसे चाइना को लपेटा है। बट इसमें जाने के पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अन अकेडमी आईएएस आपके इस प्रिपरेशन जर्नी को आसान बनाने के लिए हमेशा से प्रयास किया है। उसी प्रयास में कुछ बड़े कदम अन अकेडमी ने उठाया है। सबसे पहला, सिलेबस को कैसे समझे उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है। दूसरा, करंट अफेयर्स को कैसे अपडेट करें, बिकॉज अगर आप डायनेमिक वर्ल्ड में अपडेटेड नहीं है तो दिस एग्जाम इज नॉट फॉर यू। इसके लिए अन अकेडमी आईएएस जो है आपके करंट अफेयर्स को स्ट्रीमलाइन करने के लिए करंट अफेयर मैगजीन और वीकली न्यूज एनालिसिस के पीडीएफ्स लेके आया है। और साथ में, क्या आप सही तरीके से पढ़ रहे हैं?
तो उसके लिए आपको रेगुलर बेसिस पे एवेल्युएट करना जरूरी है और एवेल्युएशन के लिए प्रीलिम्स मॉक टेस्ट देने जरूरी है। तो ये तीनों पीडीएफ्स अब आपको अनअकैडमी आईएएस लेकर आया है। ये काफी अपडेट है, कंसाइज है, एंड लेट मी टेल यू द बेस्ट पार्ट ऑफ इट कि ये सारे पीडीएफ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। कहाँ पे मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, वहां पे एक लिंक मिलेगा, उस पे जाके आप ये तमाम पीडीएफ्स डाउनलोड करके अपने प्रिपरेशन जर्नी को फास्ट ट्रैक कर सकते हैं। नो, लेट अस स्टार्ट विद द न्यूज। तो एस जयशंकर जी ने एक तरीके से चाइना को इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा कमेंट किया है। इनफैक्ट एस जयशंकर जी ने कहा कि जिस तरीके से मनमानी चल रहा है, कोर्शन चल रहा है, धमकी पे बात मनवाया जा रहा है, इसको हमें वर्ल्ड स्टेज पे खत्म करना पड़ेगा। दुनिया हाईजैक नहीं किया जा सकता है कुछ कंट्री के इंटरेस्ट के हिसाब से, क्योंकि हर एक कंट्री का, वो चाहे छोटा कंट्री हो या बड़ा कंट्री हो, हर एक कंट्री का इक्वल नेशनल इंटरेस्ट होता है और कुछ कंट्री के इंटरेस्ट के बेसिस पे हम दूसरे कंट्री को ब्लैकमेल नहीं कर सकते हैं। तो एक तरीके से चाइना के ऊपर बहुत ही बड़े शब्दों में एस जयशंकर जी ने डायरेक्टली अटैक किया है। इसके अलावा जो सबसे पॉइंट ऑफ फोकस रहा है वो है, एस जयशंकर जी ने कहा कि हर एक कंट्री को, खासकर जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उनको इंटरनेशनल ट्रीटीज का पालन करना चाहिए। स्पेशली आप ध्यान रखिएगा, स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन किया है 1982 का यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी अनक्लॉज। ये आपको पता है यूनाइटेड नेशन की एग्रीमेंट है जो बताती है कि किस कंट्री का वाटर के ऊपर, टेरिटोरियल वाटर के ऊपर कितना जुरिस्डिक्शन है। और इसको मेंशन करने की जरूरत इसलिए पड़ी बिकॉज आपको पता है कि किस तरीके से साउथ चाइना सी में 9-लाइन को लेकर विवाद मचा हुआ है। इनफैक्ट चाइना जो है वो दिन पर दिन अपने एग्रेशन को इस पूरे 9-लाइन में बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से ये तमाम कंट्री विच इज फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, ये सब कंट्री परेशान है। इनफैक्ट फिलीपींस ने तो ये पर्टिकुलर मुद्दा को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास भी ले गया था 2016 में, और आईसीजी ने फैसला किया था कि फिलीपींस का जो पर्सपेक्टिव है इस तमाम 9-लाइन के ऊपर वो सही है, और ये 9-लाइन जो चाइना क्लेम करता है इस पूरे इलाका में वो कंप्लीटली बकवास है। लेकिन अगेन चाइना ने एज यूजुअल यही किया कि हम तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को मानते ही नहीं है। इस कॉन्टेक्स्ट में भारत ने कहा कि इन तमाम कंट्री को अनक्लॉज की जो एग्रीमेंट है और इंटरनेशनल ट्रीटीज और इंटरनेशनल लॉ, इनको पालन करना चाहिए। अब केवल ये साउथ चाइना सी में ये डिस्प्यूट नहीं चल रहा है, इनफैक्ट आपको पता है इंडियन ओशन रीजन में भी चाइना एक तरफा यूनिलैटरलिज्म कर रहा है। किस तरीके से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी के थ्रू इंडिया को ही एक तरीके से ट्रैप में लाना चाह रहा है, सो दैट इंडिया अपना जो ट्रेडिशनल रोल है इंडियन ओशन रीजन में, जो हमेशा से इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का रोल प्ले किया है, उसको चाइना ब्लॉक करना चाह रहा है। किस तरीके से इंडिया को एक एनसर्कलमेंट के तहत ट्रैप करना चाहता है, सो दैट इंडिया जो है वो इंडियन ओशन रीजन में इन्फ्लुएंस को ना बढ़ा सके। अब रिसेंटली देखिए इसी कॉन्टेक्स्ट में और भी बड़ी डेवलपमेंट हुई थी कि पाकिस्तान, जो कि आपको पता है एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म है, उसने अमन 2025 नेवल एक्सरसाइज किया। अमन का मतलब आपको पता है पीस, और उसमें चाइना ने जोरों शोरों से पार्टिसिपेट किया। साथ ही साथ चाइना रिसेंटली आपको पता है श्रीलंका और मालदीव्स में 2 रिसर्च वेसल्स भी दे चुका है, जिसके थ्रू वो इंडिया के नेवल कैपेसिटी के ऊपर सर्वेलेंस को इंश्योर कर सकता है। और इनफैक्ट इंडिया ही इस तरीके के कोर्शन, ब्लैकमेलिंग और एक तरफा यूनिलैटरलिज्म को नहीं झेल रहा है। इनफैक्ट कुछ दिन पहले आपको मैंने ये न्यूज बताया था कि कैसे बांग्लादेश भी अब चाइना के एग्रेशन को झेल रहा है, कि कैसे चाइना ने क्लियर शब्दों में बांग्लादेश को वार्निंग दिया है कि आप अरुणाचल प्रदेश को इंडिया के मैप पे नहीं दिखला सकते हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि शी जिनपिंग को यह लगता है कि उनका समय आ चुका है। द ड्रीम ऑफ चाइनाज हेजेमनी इज यस, अमेरिका को खत्म करके चाइना को अपना खुद का ग्लोबल आर्किटेक्चर बनाना है, पैक्स सिनिका को एस्टैब्लिश करना है। ये चाइना कर रहा है जोरों शोरों से, और इसके अगेंस्ट एस जयशंकर जी का ये कहना सही था। इसके अलावा एस जयशंकर जी यही नहीं रुके, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म के ऊपर भी बात की है कि किस तरीके से 5 कंट्री एक्सपैंड करने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आज ग्लोबल चैलेंजेस को हम आउटडेटेड मल्टीलैटरल स्ट्रक्चर से चेंज नहीं कर सकते हैं। ये जो ग्लोबल गवर्नेंस में डेफिसिट है, इसको हम तभी पूरा कर सकते हैं जब हम मल्टीलैटरल बॉडी, खासकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसको रिफॉर्म नहीं करे। अगेन यहां पे क्रिटिसिज्म चाइना के अगेंस्ट ही आ रहा था। इनफैक्ट आपको पता है कि इस समय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक बैठक भी हुई थी। वहां पे जो इंडिया के एम्बेसडर हैं हरीश, उन्होंने भी एक तरीके से चाइना को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया था कि चाइना एक स्टेटस क्वेस्ट कंट्री है, नैरो फोकस है, नॉन प्रोग्रेसिव है, वो एकदम छोटा सोच रखती है और वो इस पूरे ग्लोबल बॉडी को हाईजैक कर चुकी है। इनफैक्ट एस जयशंकर जी ने भी लास्ट ईयर ये क्लियर कह दिया था कि कैसे चाइना जो है वो इंडिया
के मेंबरशिप को ब्लॉक कर रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और एनएसडी जैसे प्लेटफॉर्म में। तो ये बात भी एस जयशंकर जी का एब्सोल्युटली करेक्ट है कि अगर हमें आज दुनिया के सामने जो ग्लोबल चैलेंजेस को फुलफिल करना है, उन ग्लोबल चैलेंजेस को फुलफिल करने के लिए हमें एक नया मल्टीलैटरलिज्म चाहिए, एंड दैट न्यू मल्टीलैटरलिज्म कैन नेवर एवर बी पॉसिबल अगर आप दुनिया के मोस्ट पॉपुलस कंट्री एंड वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मेजर ग्रोइंग इकोनॉमी को उस ग्लोबल आर्किटेक्चर से दूर करते हो। तो एस जयशंकर जी का चाइना के ऊपर ये जो क्रिटिसिज्म है ये बहुत ही सही है, लेकिन सवाल आता है कि एक जगह इतना एग्रेशन और एक जगह कंप्लीट चुप्पी। बिकॉज ये बात भी तो सही है कि अमेरिका से किस तरीके से इंडियन इलीगल इमिग्रेंट्स को पैर में भी एक तरीके से ये चेन बांध के भेजा गया। क्या ह्यूमन राइट्स की पार्ट जो अमेरिका पढ़ाता है ये यहाँ पे खत्म हो गया? क्या ये इलीगल इमिग्रेंट्स थे या कोई हार्डकोर टेररिस्ट थे कि ये प्लेन से निकल के भाग के कूद जाते? अब आप समझिए कितना बड़ा मैसेज है मिलिट्री एयरक्राफ्ट में भेजना। क्या ये एक तरीके का रेसिज्म नहीं है? क्या ये ग्लोबल साउथ के प्रति एक नफरत की भावना नहीं है? क्यों इंडिया की सरकार ने ये नहीं कहा कि ठीक है इलीगल इमिग्रेंट गलत चीज है, नो डाउट कोई भी कंट्री को डिपोर्ट करना चाहिए, इंडिया को भी बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करना चाहिए, लेकिन क्या इस तरीके से ट्रीटमेंट करना चाहिए? ये भी सवाल भारत सरकार को जरूर पूछना था, खासकर जब प्रधानमंत्री मोदी जी व्हाइट हाउस गए थे। दूसरी तरफ आप देखिए किस तरीके से कॉन्स्टेंटली टैरिफ एब्यूजर, रेसिप्रोकल टैरिफ, एक तरीके से कंप्लीट हर दिन एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो टॉन्ट कर रहे हैं इंडिया को। अरे भाई आपकी पैसा हमें नहीं चाहिए, अगर हम अबे आपके ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे तो आप जो लैपटॉप बेचते हो, आप जो आईफोन बेचते हो, कहां बेचोगे? बिकॉज इंडिया इज द ग्लोबल मार्केट, आप बेचोगे कहां? चाइना तो खुद ही सब कुछ बना लेता है। एक पॉपुलस मार्केट जिसके पास पैसा भी है, जिसके पास कंजम्पशन एबिलिटी भी है, जो आपके कल्चर से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है, वो है इंडिया। तो आप ये मत भूले कि ठीक है हम टैरिफ लगाते हैं और हमें लगाना भी जरूरी है, बिकॉज हम अभी एक हाई इनकम कंट्री नहीं बने हैं, अभी भी हम बहुत नेसेंट स्टेज में हैं, हमारी मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी पुअर है। तो जब इस तरीके से रेसिप्रोकल टैरिफ की बात करते हैं, अपने मन से टैरिफ को लगा रहे हैं, डब्ल्यूटीओ को इन्होंने ब्लॉक कर रखा है, तो क्यों नहीं भारत भी इस रेसिप्रोसिटी के अगेंस्ट अनजस्टिस की बात करती है, इनइक्वालिटी की बात करती है? और अब देखिए ये तो अब चलिए छोड़ दीजिए, आप भारत ने क्या किया क्या नहीं किया, ट्रंप क्या कर रहे हैं देखिए। कल का न्यूज है कि ट्रंप ने कहा है कि चाइना के साथ ट्रेड डील पॉसिबल है। और ये मैं पहले भी बता रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप कैंपेन के समय कुछ और थे, कैंपेन के बाद चाइना के प्रति आप एक स्टेटमेंट बताइए जहां पे उन्होंने चाइना के अगेंस्ट कुछ बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया है। यूक्रेन में कह रहे हैं चाइना को नेगोशिएट करना चाहिए, शी जिनपिंग को इनवाइट किए थे ओथ सेरेमनी में, अब वो आउट ऑफ द बॉक्स कह रहे हैं कि ट्रेड डील भी पॉसिबल है चाइना को लेके। तो सवाल आता है कि आखिरकार अमेरिका को भी समझ में आ चुका है कि चाइना से बॉस लड़ना ये आसान नहीं है। बिकॉज अगर अब भारत सरकार के खुद के डेटा, ये मैं इस साल इकोनॉमिक सर्वे का डेटा यहां पे लगाया हूं, ध्यान से देखिएगा, सन 2000 में अमेरिका का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में जो शेयर था वो 25% था, चाइना का 6% था और इंडिया का 2% था। 2030 में, इस साल भारत सरकार की इकोनॉमिक सर्वे क्या कहती है देखिए कि 2030 में चाइना का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में ऊपर होगा शेयर 45% और इंडिया का मात्र बढ़कर 2% से 3% होगा। अब ऑपोजिशन का डेटा नहीं है ये, बाहर ऑक्सफैम का डेटा नहीं है, भारत सरकार की खुद के डेटा है। तो ये बात तो क्लियर है कि अगर हम अपने इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे काम नहीं करेंगे तो आने वाले सीरियसली आने वाले समय में हम इंटरनेशनल गुड से compete नहीं कर सकते हैं और ये सब प्रॉब्लम क्रिएट होगा। और अब तो इनफैक्ट जो अगला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है उसमें चाइना देखिए डीप सीक लाके कैसे तहलका मचा दिया। तो भारत सरकार को चाइना के अगेंस्ट, अमेरिका के अगेंस्ट ये सब चीजें तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिप्लोमेसी की अपनी जगह है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फोकस एरिया भारत में इस समय अगर होना चाहिए तो वो है अपने खुद के इकोनॉमी पे काम करने के। और इकोनॉमी में आपको पता है इंडिया में खूब टैलेंटेड लोग हैं, सब कुछ बढ़िया है, केवल एक चीज है भारत सरकार नौजवानों को स्किल नहीं दे पा रही है। जिस दिन इंडिया में रियली स्किल इंडिया होगा, और ऐसी कोई नहीं कि ये नई सरकार है, पुरानी सरकार भी, इंडिया में स्किल की प्रॉब्लम 1993 से चल रही है जब से इंडिया ओपन किया इकोनॉमी में। तो आज हमें स्कूल सिस्टम, कॉलेज सिस्टम, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, आईटीआईज, इन चीजों में रियली एजुकेशन छोड़िए स्किल प्रोवाइड किए, खासकर आज के जमाने में जो स्किल्स हैं। क्योंकि अगर स्किल होगा तो इंडिया को बाहर जाने, इंडियंस को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हम चाइना क्या, हम अमेरिका से भी विकसित बन सकते
सकते हैं आने वाले समय में, बिकॉज इंडिया में रियली टैलेंट रिसोर्स किसी चीज की कमी नहीं है। द कमी लाइज विद इंप्लीमेंटेशन बेसिकली रिलेटेड टू स्किल रिफॉर्म्स। तो इसीलिए भारत सरकार को इस तरीके से डिप्लोमेसी करते हुए अपने इकोनॉमी पे भी फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज आने वाले समय में अगर चाइना और इंडिया के बीच में पावर गैप और बढ़ता है तो अमेरिका, जो हम सोच रहे हैं कि हमें मदद करेगा चाइना को बैलेंस करने के लिए, अगर इस तरीके से अमेरिका चाइना के बीच में ही रेप्रोचमेंट हो जाए और ये दोनों मिलके रेडी हो जाए रहने के लिए, तो ये भारत के लिए और बड़ी दुविधा खड़ा कर सकता है। सो आई होप कि इंडियाज डिप्लोमेसी शुड ऑल्सो डू एंड टॉक विथ रिस्पेक्ट टू इंडियाज इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑल्सो। सो आपके क्या व्यूज हैं, भारत और कैसे अपने ग्लोबल डिप्लोमेसी को या अपने ग्लोबल पोजीशन को स्ट्रेंथन कर सकता है? क्या इंडिया को अमेरिका के यूनिलैटरलिज्म के अगेंस्ट भी बोलना चाहिए? और कैसे भारत चाइना के एग्रेशन को झेल सकता है बेटर तरीके से? प्लीज लेट मी नो योर व्यूज इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे स्टूडेंट्स। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।